Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to start with a new chapter in partnership accounts, which is admission of a new partner. जब किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो इन दैट केस क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, किन किन चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, दैट वी शैल डिस्कस स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशंस. ठीक है. सो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का मीनिंग क्या है? In an existing partnership firm where already there are two or more partners, a new partner joins the partnership business. So new partner के join करने से होगा क्या? The existing partners, they need to sacrifice their share of profit in favor of the new partner. So the new partner gains a share of profit sacrifice which has been sacrificed by the existing partners. So new partner is the gaining partner and the existing partners are the sacrificing partners. So that is why the new partner needs to compensate the existing partners for the loss of share of profit, and this is done through treatment of goodwill, जो हमने इसके पिछले यूनिट में सीखा है. राइट. तो ये एक ट्रीटमेंट हुआ. मतलब वी आर नाउ डिस्कसिंग कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं. ठीक है. राइट. Second is whenever there is admission of a new partner, all the partners yani the existing old partners and the new partner, they decide to have a reevaluation of the assets and the liabilities. Reevaluation का मतलब क्या है कि एट प्रेजेंट जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनके आज का डेट का वैल्यू, तो उसका वैल्यू एक और बार निकाला जा रहा है. दैट इज वाई रीवैल्यूएशन. सो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज करने का रिक्वायरमेंट क्यों है? एक एक करके मेरे को बताओ. व्हाई विल ओल्ड पार्टनर्स वांट टू हैव अ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज? जस्ट टू सी? नो. Why will the existing partners want to have a revaluation? True and fair view. See the correct value. Okay. Something more concrete, relevant. बिजनेस वाला आंसर नहीं मिल रहा अपने को. आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ 10-15 साल से, एंड उसमें एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है. तो उसके एडमिशन के टाइम आप क्यों चाहोगे कि एट प्रेजेंट बिजनेस एंटिटी में जितने भी सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका रीवैल्यूएशन हो? तो एज एग्जिस्टिंग पार्टनर, व्हाई विल यू वांट अ रीवैल्यूएशन टू बी डन? व्हाई? तो उससे क्या होगा? सोचो जरा, थोड़ा बिजनेस माइंड लगाकर सोचो. थियोरेटिकल आंसर्स देने का उसका मत सोचो. डोंट गिव थियोरेटिकल आंसर्स, गिव मोर प्रैक्टिकल कॉन्क्रीट आंसर दो. Sir, because revaluation, when we do revaluation, everything comes to current market price. हाँ, वो हो गया. So that is the consequence of revaluation. Yes. Tell me. Are you saying something? वो तो आप जानते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं नॉल है उसमें. गुडविल का काम बातचीत ऑलरेडी हो चुका है. क्या लगता है? क्योंकि अगर ओल्ड पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को क्या लग रहा है, नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो वो क्या सोच रहे हैं
वो ये देख रहे हैं कि अगर कोई एसेट्स है जिसका वैल्यू बढ़ चुका है, अगर कोई एसेट्स है जिसका वैल्यू बढ़ चुका है, या ऐसा कोई लाइबिलिटीज है जिसका वैल्यू घट चुका है, तो अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, तो एडमिशन के बाद तो न्यू पार्टनर को भी इसका बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं? एग्जिस्टिंग में जो एसेट्स है अगर उनका वैल्यू बढ़ा हुआ है, बढ़ चुका है, या लाइबिलिटीज है जिसका वैल्यू घट चुका है, तो जब नया पार्टनर का एडमिशन होगा, एडमिशन होने के बाद तो इसका बेनिफिट नया पार्टनर को भी पास ऑन हो जाएगा, जबकि बेनिफिट का पूरा शेयर किसको पास ऑन होना चाहिए? ओनली द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बिकॉज ये एग्जिस्टिंग एसेट्स का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, तो इसका जो बेनिफिट है ओनली एंड सोनली किसको मिलना चाहिए? द ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर्स को क्या लग रहा है कि नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, लैंड का वैल्यू बढ़ चुका है, एडमिशन के बाद जब लैंड को बेचने जाएंगे तो ये ऊंचे दाम में बिकेगा, उससे जो गेन या प्रॉफिट होगा उसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स के साथ साथ न्यू पार्टनर्स को भी जाएगा, तो न्यू पार्टनर को भी उसका शेयर मिल जाएगा। जबकि वो लैंड किसके टाइम से है? न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले है, ओल्ड पार्टनर्स के टाइम से है। तो अगर आज की डेट में लैंड का वैल्यू बढ़ा है तो उसका पूरा बेनिफिट ओल्ड पार्टनर्स को जाना चाहिए। क्लियर? सोचो जरा, गिव मोर प्रैक्टिकल आंसर्स। ओके, ठीक है, करेक्ट ना? अग्री विथ मी? नाउ टेल मी व्हाई द न्यू पार्टनर, अब थोड़ा एंगल को चेंज कर दो, रीवैल्यूएशन जो होता है वो ओल्ड पार्टनर्स एंड न्यू पार्टनर्स सबके आपसी सहमति से हो, सब चाहते हैं रीवैल्यूएशन। तो अभी तो हमने क्या डिस्कस किया कि ओल्ड पार्टनर्स क्यों चाहेगा रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट आपको यह बताना है कि न्यू पार्टनर भी क्यों चाहेगा कि रीवैल्यूएशन, न्यू पार्टनर क्यों चाहेगा रीवैल्यूएशन। थोड़ा सा सोचकर आंसर फ्रेम करो, मेरे को पता ही आप गॉट द क्लू, बट थोड़ा सा आंसर को फ्रेम करो, समझाने का कोशिश करो। आई नो यू हैव अंडरस्टूड एंड यू विल बी एबल टू आंसर, बट थोड़ा सा आंसर को सजाओ। हम्म, करेक्ट। ओके, वो एसेट्स वाला पॉइंट को थोड़ा सा अगर अपने एक बार और सोच के बताओ तो। हाउ? हाउ एक्सप्लेन हाउ? आई एक्सप्लेन लाइक दिस, चलेगा क्लास में? न्यू पार्टनर क्यों चाहेगा रिवैल्यूएशन हो? न्यू पार्टनर चाहेगा कि एट प्रेजेंट जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है बिजनेस में उनका रिवैल्यूएशन हो जाए, क्योंकि अगर कल को कोई एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है या कोई लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण जो लॉस होगा उस न्यू पार्टनर को भी उसको शेयर करना पड़ेगा, न्यू पार्टनर में भी उसको शेयर करना पड़ेगा। तो न्यू पार्टनर नहीं चाहेगा ये लॉस को शेयर करना। तो न्यू पार्टनर क्यों चाहता है रीवैल्यूएशन हो? क्योंकि अगर एडमिशन होने के बाद अगर कोई एसेट्स का वैल्यू धड़ाम से गिर जाता है या लायबिलिटीज अचानक से इंक्रीज हो जाता है, देन इन दैट केस तो
न्यू पार्टनर को भी उस लॉस को शेयर करना पड़ेगा। तो वो ये चीज नहीं चाहेगा, इसीलिए वो चाहेगा कि एडमिशन से पहले रिवैल्यूएशन हो जाए, क्योंकि इस तरीके का जो लॉस है वो लॉस कौन शेयर करे? द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। किसको शेयर करना चाहिए? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को शेयर करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर? बिकॉज सपोज कोई डेटर्स है जिसको बिजनेस एंटिटी ने 2-3 साल पहले 5 लाख रुपया का सेल किया हुआ था। वो काफी ओल्ड डेटर्स हो गए, इनको अपने बुक्स में ओल्ड डेटर्स बोलते हैं। तो 3 साल हो गया, 5 लाख अभी तक वहां से रिलीज नहीं हुए, क्योंकि वो डेटर लिक्विडेशन के लिए या इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल कर चुके हैं अपना केस, मतलब बैंकरप्ट हो चुका है। तो ये चीज का पता तो एडमिशन के टाइम पता होना चाहिए न्यू पार्टनर को, क्योंकि एडमिशन होने के बाद अगर ये बैड डेट का लॉस हो जाता है तो वो लॉस में तो न्यू पार्टनर को भी शेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको इस चीज का डर है। तो वो चाहता है कि एडमिशन के टाइम ही एक बार जितने भी सारे एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनका रीवैल्यूएशन हो जाए। मतलब आज अगर एडमिशन हो रहा है तो आज जिस बिजनेस में हम एंटर कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, उस बिजनेस का आज के डेट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का जो वैल्यू है, उस वैल्यूज में ही वो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रीस्टेट हो जाए। ठीक है? मतलब करेंट वैल्यूज में उसको ले आए, ताकि फ्यूचर में इस तरह का सिचुएशन ना हो जिससे कि न्यू पार्टनर को लॉस से शेयर करना पड़े। समझ में? क्लियर है? तो क्या समझे अपने? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्यों चाहेगा रीवैल्यूएशन हो? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्यों चाहेगा? फटाफट। एग्जिस्टिंग पार्टनर क्यों चाहेगा रीवैल्यूएशन? सिंपल सी बात, एग्जिस्टिंग पार्टनर क्यों चाहेगा रीवैल्यूएशन हो? ताकि प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन न्यू पार्टनर को पास ऑन ना हो। एकदम सिंपल सा बात है। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कब हो सकता है? व्हेन एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो एंड लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नहीं चाहेगा कि इस टाइप का प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन न्यू पार्टनर भी शेयर करे, बिकॉज न्यू पार्टनर के शेयर करने से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर कम हो जाएगा। तो वो चाहेगा एडमिशन से पहले, ठीक पहले, एट द टाइम ऑफ एडमिशन रीवैल्यूएशन हो जाए। एंड न्यू पार्टनर क्यों चाहेगा रीवैल्यूएशन हो? वो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को शेयर नहीं करना चाहता। वो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन को शेयर नहीं करना चाहता। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन क्यों होगा? कब होता है? जब एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज हो गया। लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज कैसे होगा? सपोज अगर कोई ऐसा क्रेडिटर है जिससे बिजनेस ने परचेज किया था, बट अकाउंटेंट ने क्रेडिटर्स अकाउंट ही मेंटेन नहीं किया था उसका, मतलब दैट वाज नॉट रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी। उधार में परचेज किया था, बट क्रेडिटर्स अकाउंट में उसको क्रेडिट नहीं किया था, तो वो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। समझ में आया? तो वो रीवैल्यूएशन के टाइम पता चल जाएगा कि लाइबिलिटीज को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो उसको रिकॉर्ड करिए। बिकॉज बाद में एडमिशन के टाइम जब ये लाइबिलिटी रीसरफेस होगा तो न्यू पार्टनर को भी वो लॉस शेयर करना पड़ेगा। समझ में आया? इससे अपने अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकाले? प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन जो भी हो, वो किसे शेयर या बेयर करना चाहिए? हमेशा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हो रहा है एडमिशन से ठीक इमीडिएटली पहले। समझ में आ रहा है? मतलब
जस्ट टू एक्सप्लेन, अगर एडमिशन 3 बजे हो रहा है तो एडमिशन से ठीक पहले 2:59 में revaluation will be done. So it is as good as at the time of admission. समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्लियर ना? टॉन्ट वॉन्ट नहीं था ये। चलो, समझ में आया? ये हुआ। तो जो भी है, लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कौन शेयर करेगा? द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, क्योंकि रीवैल्यूएशन एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का हो रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी इमीडिएटली एडमिशन से ठीक पहले, राइट? तो उस समय जो पार्टनर्स है वो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ओके, ठीक है, चलो। तो अभी हमने दो चीज का ट्रीटमेंट सीखा। एक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो अपने पिछले यूनिट में सीखे थे, अभी रीवैल्यूएशन। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन करने के लिए क्या किया जाएगा? एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाएगा। मेरे को बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसका नेचर क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर इज, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? अच्छा, डेबिट और लॉसेस एंड, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट ठीक है, नोट्स को मेंटेन करते चलना है। अच्छा, नोट्स में अपने ये लिख सकते हैं, चैप्टर का हेडिंग डालो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर all the assets and liabilities at the time of admission of a new partner, all the assets and liabilities of the existing partnership business is revalued, is revalued to ascertain any revaluation profit or loss. ये रनिंग नोट्स, एज आई ऑलवेज से रनिंग नोट्स है, तो अगल बगल से पूछो, नहीं मिल रहे तो एज आई ऑलवेज से, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, सो गिव स्पेस, स्पेस दो, लो एंड मूव ऑन। क्या लिखा मैंने? ठीक है, फुल स्टॉप। This revaluation profit or loss will be shared between the existing partners in their old PSR. What is PSR? सो अब बनाते चलो, जैसे मैं बना रहा हूं, माइंड को भी समझने में यूज करना है। ठीक है, अभी क्लास में रहना, एकदम प्रेजेंट में, माइंड को कंसेप्ट समझने में यूज करना है, ना कि लोगों को समझने में यूज करना है। ठीक है, सो बनाओ, रीवैल्यूएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो इधर में बेसिकली मेरा
रीवैल्यूएशन लॉस वाला चीज आएगा, और क्रेडिट साइड में रीवैल्यूएशन गेन वाला चीज आएगा। आई विल एक्सप्लेन। ठीक है। अच्छा, रीवैल्यूएशन क्या चीज का हो रहा है? यू विल अंडरस्टैंड बाय सेल्फ, लेट मी कंप्लीट दिस, आप खुद ही समझ जाओगे। नहीं नहीं, बोलो। रीवैल्यूएशन क्या चीज का हो रहा है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन में, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के रीवैल्यूएशन में लॉस कब होगा? एसेट्स का बताओ। डिक्रीज इन एसेट्स देते में लिखो। डिक्रीज इन एसेट्स। लाइबिलिटीज के केस में कहा इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। वो किसका बैग है? चलो, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट। मेरे को बताओ, अगर कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड नहीं है, तो कौन से केस में रिवैल्यूएशन होगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स के केस में रिवैल्यूएशन लॉस होगा, या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज के केस में रिवैल्यूएशन लॉस होगा? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इज अ हिडन लॉस, है ना? करेक्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। Unrecorded liabilities is a loss. Okay, नेक्स्ट। क्रेडिट साइड में आ जाओ, जहां पर अपने रीवैल्यूएशन गेन को रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स के केस में रीवैल्यूएशन गेन कब होगा? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स। लाइबिलिटीज के केस में रीवैल्यूएशन गेन कब होगा? डिक्रीज इन लाइबिलिटीज। एंड अगर कोई एसेट या लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है, तो कौन सा सिचुएशन में देयर विल बी अ रीवैल्यूएशन गेन? अनरिकॉर्डेड एसेट्स के केस। होता है ना, यू आर सर्चिंग योर यू नो अलमारी, जो उसको कबर्ड बोलते हैं अपने उसको, एंड यू फाउंड some property papers inside that. Become happy na, just see the smile. You're like greedy of wealth. We all are. तो अचानक से हम लोग पूरे सिचुएशन को इमेजिन कर लिए। दिवाली का सफाई चल रहा है, लिखा हुआ है उसमें कि इस बंदे ने आपके नाम पर, आपका नाम लिखा हुआ है उसमें कि आपको उतना प्रॉपर्टी नाम करके गया है, पता ही नहीं था। सोचो। हम्म, करेक्ट। सो अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, ठीक है, ये हुआ। अभी सो ये क्रेडिट साइड है। अच्छा, अपने जर्नल एंट्रीज एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें अपने को 5-6 लाइन का जगह छोड़ दो एंड जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर रहे हैं। सो टेल मी, योर आंसर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड नाउ। सो टेल मी, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एसेट, ध्यान से सुनना, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एसेट, ठीक है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड।
So revaluation account will be debited. कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? एसेट अकाउंट, बिकॉज एसेट डिक्रीज, क्रेडिट. Yes or no? Have you got your answer? No. Okay. So next 2 में लिखो इंक्रीज इन एसेट्स के केस में क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. 3 में डिक्रीज इन लायबिलिटीज, फॉलो. तो लायबिलिटीज अकाउंट, decrease in liabilities is liabilities account debit to revaluation account. Increase in liabilities, increase in liabilities, liabilities account. भालो भाभी लिखो है. Need to improve your writing. Okay. Unrecorded asset के लिए asset account debit to revaluation account. Correct. Asset account debit to revaluation account. Then unrecorded liabilities, right, revaluation account debit to liabilities account. अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है. There is a question from Upal. Okay. So Upal is asking कि सर आपने ये बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर इज इट्स अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट इज classified according to the golden rules. So his question is according to the modern rules जिसमें अकाउंट्स के 5 क्लासिफिकेशन होते हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंस. So according to the modern rules, how will you classify revaluation account? So answer is either you classify as expense or you classify as an income. It is the same thing. It will give you the same result. समझ में आया ना? तो revaluation account का classification according to the modern rules. Yes, correct. Either you classify as an expense account की तरह classify करके expense account का rules of debit and credit follow कर modern rules, same result मिलेगा. या फिर उसको इनकम अकाउंट के तरह क्लासिफाई करके इनकम अकाउंट का मॉडर्न रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. ओके, क्लियर? अभी अब क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो हर अकाउंट का एक हक है. क्या हक है? उसको एंड में जाकर अपने लोग बैलेंस करते हैं. ठीक है, बैलेंस कैसे करते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं. सो सपोज अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ तो बैलेंसिंग फिगर कौन से साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा. क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज्यादा होता है तो वो क्या सिग्निफाई करता है? इट्स अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा मतलब revaluation gain is more than revaluation loss. When revaluation gain is more than revaluation loss, it is a revaluation profit. So balancing figure will come on this side. So to revaluation profit. When credit side total is more than debit side total, which means the revaluation gain
is more than revaluation loss, so it is a revaluation profit, and the balancing figure will be kept on the debit side, यानी जिस साइड टोटल शॉर्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने एक बीम बैलेंस को बैलेंस करते हैं ना, है ना, जिस साइड वजन कम होता है उधर में ही हम लोग बैलेंस वजन को रखते हैं, ठीक है। ओके, बताओ अगर ऑपोजिट हुआ तो, when the debit side total is more than credit side total, it is what, a revaluation loss, because revaluation loss ka total is more than revaluation gain, so it's a revaluation loss and the balancing figure will kept on the credit side. ये जो revaluation profit और loss है ये कौन शेयर करेगा, हमेशा existing partners in the old profit sharing ratio, ठीक है। तो अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का अमाउंट अपने लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, तो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा, when you answer bold, become why should be bold, revaluation account debit to partners capital account, ठीक है। सो लिखो नेक्स्ट एंट्री, जहां पर एंट्रीज अपने लिख रहे हैं, कितना नंबर चल रहा है एंट्रीज का बताओ, 7। in case of revaluation profit, the revaluation account debit to partners capital account। नेक्स्ट एंट्री खुद से लिखो, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, अच्छा ओल्ड पार्टनर्स लिखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, revaluation account debit to all partners capital account। in case of revaluation profit, revaluation account debit to old partners capital account, to old partners capital account ब्रैकेट से लिखो old PSR, यही तो, इधर में देखो खुद से समझो, कॉपी में बनाए ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, कॉपी में देखो। So in case of revaluation profit, revaluation account debit to all partners capital account brackets में लिखो old PSR। नेक्स्ट एंट्री लिखो, in case of revaluation loss, all partners capital account debit to revaluation account old PSR। होइछे एबार, नहीं क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे क्लियर हो मेरे को समझो, मेरे को क्लियर करो। ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इधर डेबिट साइड में है, इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अपने कहां ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, डन, करेक्ट, ब्रैकेट्स में लिखना ओल्ड पीएसआर। अच्छा, इलस्ट्रेशन 1, तो अभी एक एक करके अपने इलस्ट्रेशंस के साथ सीखते जाएंगे कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के टाइम किन किन चीजों का ट्रीटमेंट होता है। दो चीज हमने सीख लिया है, एक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्विकली इलस्ट्रेशन 1 को करते हैं, ये बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन है दो, इसके बाद जो इलस्ट्रेशन 2 है उसमें मजा आएगा। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन who share profits in the ratio 3:2 as on 1st January 2022. So this is the balance sheet of Ram and Mohan as on 1st January 2022. Ram and Mohan मेरे existing partners है जिनके बीच old PSR is 3:2। बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है, देख लो बैलेंस शीट को एक बार। On this date means on 1st Jan 2022, यानी एडमिशन के टाइम जितने भी एंट्रीज पास होंगी
वो एंट्रीज कौन से डेट में पास होंगी? ऑन 1 Jan 2022. So on this date, Shyam was admitted on the following terms. One, he is to pay rupees 25,000 as his capital. लिखो क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल 25,000 एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? एंड ₹10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी ये मेरे को श्याम से शेयर ऑफ गुडविल दिया या वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है? इट इज श्याम से शेयर कैलकुलेट करके दे दिया। सो श्याम से शेयर ऑफ गुडविल इज ₹10,000 फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी श्याम का कितना मिल रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट? 1/5। सो गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 10,000 रुपया लेकर आ रहा है। लिखा हुआ ना, ही इज टू पे ₹25,000 as his capital and ₹10,000 as his a share of goodwill. Correct, very nice. So this is goodwill premium. So in this case, Shyam brings in his share of goodwill in cash. So bank account debit और एक गुडविल का रुपया किसको क्रेडिट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर्स यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स राम एंड मोहन है, तो राम एंड मोहन का सैक्रिफाइस को निकालेंगे। सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? ओल्ड ओल्ड शेयर माइनस और न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। हाँ, ओल्ड माइनस न्यू। करिश्मा बागड़ी सिंह न्यू माइनस ओल्ड, रिटायरमेंट में चली गई है। ठीक है, तो इट इज ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हो गया। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को दिया हुआ है, तो एक एक करके निकालो। कैलकुलेट राम्स सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 3/5 ओल्ड शेयर है माइनस 5/10। 3/5 इज व्हाट? 6/10। तो राम्स सैक्रिफाइस इज 1/10। 6/10 minus 5/10 is equal to 1/10. You brought a material, study material. Open it. Take out. Open to page number 10.80. So Mohan's sacrifice is equal to what? 2/5 minus 3/10. 2/5 is 4/10. 4/10 minus 3/10 is 1/10. So Ram's sacrifice is 1/10. Mohan's sacrifice is 1/10. Total sacrifice is 2/10. 2/10 का reduced form is 1/5, जो कि श्याम से शेयर है। श्याम से शेयर क्या है? 2/10। 2/10 मीन्स 1/5। हाँ, ठीक है। सो टोटल सैक्रिफाइस इज 1/10 प्लस 1/10 2/10। और ये टोटल सैक्रिफाइस को किसने गेन किया है? श्याम ने गेन किया है। तो श्याम का शेयर क्या है? देखो 2/10 है। 2/10 मीन्स 1/5। अच्छा, राम और मोहन का सैक्रिफाइस 1/10 1/10 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। तो ये जो गुडविल का रुपया है, ये इन लोग 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। यानी क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम्स कैपिटल 5,000 टू मोहन्स कैपिटल 5,000। ओके, ब्रैकेट्स में डेफिनेटली यू शुड शो 10,000 इंटू 1/2 या नहीं? ठीक है, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं।
हो रहा है हौले हौले, समझ में आ रहा है? हम्म? ठीक है, चलो 1 और 2 हो गया। 3 में आ जाओ। द एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज अंडर। तो ये रीवैल्यूड अमाउंट है, यानी रीवैल्यूएशन होने के बाद ये अमाउंट बताया गया है इन सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। सो बिल्डिंग का रीवैल्यूड अमाउंट 25,000 है। तो इसको किससे कंपेयर करोगे? बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में 18,000 का है। सो अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो क्या एंट्री पास होगा ना? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 7,000। फटाफट करो, क्विक क्विक। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 7,000। डन। हाँ, नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी का रीवैल्यूड अमाउंट इज 12,000 and book value was 15,000, so there is downward revaluation। तो क्या एंट्री पास होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000। आंसर करने का हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, पेशेंटली। So entry is revaluation account debit, revaluation account debit to plant and machinery 3,000। Okay, inventories का revalued amount is 12,000 and the book value was also 12,000, so there is no upward or downward revaluation, so no entry will be passed। Trade receivables because of doubtful debts, because of doubtful debts 9,500 हो गया, और जबकि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू 10,000 का है और रीवैल्यूड अमाउंट 9,500 है। सो देर इज अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का रीजन क्या? बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है? हम लोग को डाउट है कि ये बैड डेथ हो जाएगा, हो सकता है। बैड डेथ हुआ नहीं है, ये बैड डेथ हुआ नहीं है, तो बैड डेथ बोलता। डाउटफुल का मतलब क्या होता है? कि हमें डाउट है, शंका है कि ये बैड डेथ हो जा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बैड डेथ हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। तो एंट्री क्या पास होगा? बोलो। प्रोविजन जब करेक्ट। सो नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स क्यों आएगा? एक ही एंट्री इफेक्ट होगा ना। हम लोग फिर बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स उसको लेस करके दिखा देंगे, ठीक है। डिस्कस करें, बोलो। एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर doubtful debts, because here we need to create a provision because you can foresee a loss। So as per principle of conservatism, when you foresee a loss, we create provision, and provision जब create करते against a loss, provision account is credited। So provision for doubtful debts account credit, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज अपने को ट्रेड रिसीवेबल्स के बैलेंस में 5,000 का डिक्रीज दिखाई दे रहा है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड फॉर ₹500। अब इसका एडमिशन के टाइम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन, इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में एसेट के साइड ट्रेड रिसीवेबल्स इनर कॉलम में 10,000 होगा, इनर कॉलम में 10,000, उसमें से लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इनर कॉलम में -500, लाइन ड्रॉ करके आउटर कॉलम में 9,500। हाँ, सो देयर इज, वही तो। सो बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट होगा? बैलेंस शीट के एसेट के साइड में ट्रेड रिसीवेबल्स इनर कॉलम में 10,000, because trade receivables के बैलेंस में there is no change,
क्योंकि एक्चुअली बैड डेथ हुआ नहीं है. These are doubtful debts, not bad debts. So trade receivables के balance में there is no change. So balance sheet में trade receivables के sorry, balance sheet में asset के side trade receivables inner column में 10,000, उसमें से less provision for doubtful debts inner column में -500, line draw करके outer column में 9,500. तो देखो 9,500 balance sheet में आ गया. Okay. Next, yes. It was found that there was a liability for rupees 1,500 for goods received but not recorded in books. Goods receive कब होता है? On account of on account of purchase, and purchase जिनसे हम उधार में करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? Creditors बोलते हैं. So revaluation account debit to creditors account. Revaluation account debit to creditors account. So it was found that there was a liability for rupees 1,500 for goods received. Liability for goods received is creditors. So creditors का unrecorded liability है. तो record करना liability increase credit. So creditors account credit. Debit कौन सा account होगा? Revaluation account. Debit to creditors account 1,500. अच्छा सुनो शायन, वो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना लिखा आपने फिर वो ट्रेड उसका प्रोविजन वाला? 500 होगा ना. प्रोविजन तो 500 क्रिएट करना ना बेटा. देखो बुक छे तुम्हारे के बोलो. कितना क्रिएट किया? 500. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? So all the revaluation done. Now, without preparing a revaluation account, with the help of the entries, can you calculate the amount of profit or loss on revaluation? How will you calculate? हाँ सो बोलो. तो अपने कैलकुलेटर में क्या करेंगे? देखो बेटा, कैलकुलेटर में क्या करेंगे? जिस जिस एंट्रीज में रिवैल्यूएशन क्रेडिट है कैलकुलेटर में प्लस करना है, एंड जिस जिस एंट्रीज में रिवैल्यूएशन डेबिट है कैलकुलेटर में उस अमाउंट को माइनस करना है. सो रिवैल्यूएशन जिस जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है कैलकुलेटर में प्लस, जिन एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है कैलकुलेटर में माइनस. फॉर ऑब्वियस रीजन 2000 का प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आ रहा है. जस्ट चेक ऊपर कत 2000. सो 2000 कैलकुलेट की और रिवैल्यूएशन अकाउंट जिस एंट्रीज में क्रेडिट है प्लस डेबिट माइनस. 2000 आया ना, प्लस में आया तो. सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का अमाउंट आप किसको ट्रांसफर करोगे? मजा नहीं आया. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. इन व्हाट रेशियो? ओल्ड पीएसआर विच इज 3:2. सो इसके लिए क्या एंट्री पास होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू ओल्ड पार्टनर्स का नाम 1200 800. टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल. एंड ब्रैकेट्स में कैलकुलेशन शो करना कैसे? ब्रैकेट्स में 2000 इंटू 3/5 कितना? 1200. ओके. And 2000 into 2/5 which is 800. 8.
ठीक है। सो देखो, इससे अपने बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किए वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस जस्ट फ्रॉम द एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज। सो जिस एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट प्लस, जिसमें डेबिट माइनस, आपका फाइनल आंसर प्लस में है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, फाइनल आंसर माइनस में है तो रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है। अब क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट को देखो, इधर में जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, जर्नल एंट्रीज पास कर लिया आपने। अब अपने को बैलेंस शीट बनाना है। क्या क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है? आंसर इज नो। सो हम लोग भी नहीं बनाएंगे अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नीडेड कि हम नहीं कर पा रहे बैलेंस शीट, देन हम बनाएंगे। अदरवाइज विदाउट प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वी शैल डायरेक्टली प्रिपेयर द बैलेंस शीट। वो नैक भी अपने में होना चाहिए ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। तो एक बार डिस्कस करते हैं, पार्टिसिपेट करो। ठीक है। इससे आपको ट्रिक भी पता चल जाएगा कि डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाना कैसे होता है। ठीक है। अब एंट्रीज आपके पास है। अच्छा, बिल्डिंग का अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर एडमिशन बैलेंस शीट में? 25,000। ठीक है। शायद रीवैल्यूड अमाउंट लिखेगा ना नया बैलेंस शीट में, क्योंकि एडमिशन से ठीक पहले रीवैल्यूएशन हुआ। तो एडमिशन के बाद जो नया बैलेंस शीट बनेगा, नए बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का नया वैल्यूज आएगा, है ना। प्लांट एंड मशीनरी का बताओ। प्लांट एंड मशीनरी का बताओ। 25,000। 12,000। ठीक है। इन्वेंट्रीज का 12,000। 12,000। ट्रेड रिसीवेबल्स का कैसे करना है? इनर कॉलम में वेरी नाइस, 10,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, 500 बेटा। आउटर कॉलम में अब देखो फाइनल अमाउंट 9,500 का है ना। कैच हो रहा है? हाँ, ओके। बैंक बताओ। ये वेर इज स्टडी मटेरियल, शो द पेज। बैंक बताओ। 5,000 प्लस ना, मजा नहीं आया। कैसे? 25,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो, और 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का भी रुपया लेकर आया। और कुछ तो नहीं हुआ था बैंक में ट्रांजैक्शंस? नो सर। बैंक का ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुआ था? श्याम 25,000 कैपिटल लेकर आया, 10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया, तो ये 35,000 लेकर आया। तो बैंक बैलेंस हो गया मेरा 40,000। 5,000 आगे थे कि छिलो तो এটা ওপেনিং ব্যালেন্স, তারপর অ্যাডমিশনের টাইমে শ্যাম নিয়ে এসছে 25,000, দেন 10,000 এজ পেমেন্ট করতে। और कोनो बैंकिंग ट्रांजैक्शन? हाँ, वो क्या कर रहे हैं, वो जनरल एंट्रीज चेक कर रहे हैं। वो जनरल एंट्रीज में चेक कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट का कोई ट्रांजैक्शन है कि नहीं, वो सर्च कर रहे हैं। यही मेथड होना चाहिए। समझ में आया ना? करेक्ट। slowly you will understand me also. ठीक है। it's difficult for people to understand me. एक कंसेप्ट दे अंडरस्टैंड, मेरे बातचीत को दे डोंट अंडरस्टैंड, दे फाइंड इट डिफिकल्ट। बागड़ी पर यूज टू हो गई है नहीं। ओके, ठीक है। ट्रेड पेबल्स बोलो। ट्रेड पेबल्स में देयर वाज नो रीवैल्यूएशन। ठीक है। तो ये 15,000 का 15,000 ही रहेगा। राम्स कैपिटल 20,000
एंट्रीज को चेक करके बताते रहो। राम्स कैपिटल में डेबिट क्रेडिट 5000 ऐड हुआ था, कैपिटल क्रेडिट। अगर कैपिटल अकाउंट एंट्रीज में क्रेडिट हुआ है तो अपने ऐड करेंगे, डेबिट हुआ है तो माइनस करेंगे, जो कैपिटल के लिए अपने मॉडर्न रूल्स फॉलो करते हैं। बोलो। प्लस 5000 प्लस गेन ऑन रीवैल्यूएशन को भी ऐड करना है, कितना? 1200। सो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना हो गया? 26,200। अच्छा, ट्रेड पेबल्स में ऊपर इज थिंग देयर वाज अ रीवैल्यूएशन बिकॉज देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स of 1500. Creditors means what? They are classified as trade payables only. So ऊपर is saying that trade payables में एक चेंज हुआ था कि ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का 1500 का लायबिलिटी वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो वो अपने रिकॉर्ड किए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स करके, तो वो अमाउंट अपने इधर में ऐड कर देंगे। 15,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 16,500 हो जाएगा मेरा ट्रेड पेबल्स। नो, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स आर क्लासिफाइड एज ट्रेड पेबल्स। सो ट्रेड पेबल्स का मीनिंग क्या है? ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू, ओए, ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। What is the meaning of trade payables? Trade payables is equal to creditors plus bills payable. So creditors और bills payable का total amount is trade payables. So creditors 1,500 का अभी just रिकॉर्ड हुआ है, पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स करके हमने रिकॉर्ड किया 1,500, तो अमाउंट अपने 15,000 के साथ ऐड कर जाएगा, कर देंगे। सो ट्रेड पेबल्स का टोटल अमाउंट विल बिकम 16,500। मोहन्स कैपिटल बताओ। होच्छे 25,000 प्लस 5,000 प्लस 800, सो कितना हो गया? 30,800। कौन सा वाला? 2,000 क्या चीज का था? यही तो, उसका तो रिस्पेक्टिव शेयर ऐड करेगा ना। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। न्यू पार्टनर श्याम। बस 25,000 और कुछ नहीं है? ओके, ठीक है। देन फाइनल टोटल मारने से पहले एक बार चेक कर लो सारे ट्रांजैक्शंस को कि आपने सबका इफेक्ट दे दिया है इन द बैलेंस शीट। बोलो। बैलेंस शीट का टोटल इज कमिंग टू 98,500 on the asset side and on the liability side 98,500। चेक करो लाइबिलिटीज में, शाइन लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 16,500 लिखा, राम्स कैपिटल 26,200 लिखा आपने, मोहन्स कैपिटल 30,800 लिखा, श्याम्स कैपिटल 25,000 लिखा। बैलेंस शीट के एसेट के साइड में चेक करो, बिल्डिंग्स 25,000, प्लांट मशीनरी 12,000, इन्वेंट्री 12,000, ट्रेड रिसीवेबल्स का फाइनल आउटर कॉलम अमाउंट 9,500 एंड बैंक में 40,000। अब टोटल करो कितना रहा? 98,500। ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन 2 करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 क्लियर है, अभी इलस्ट्रेशन 2 करने जा रहे हैं। इसमें माथा को एकदम शांत रखना। इसमें बेसिकली क्या करना है, जैसा मैं आपको करने बोल रहा हूं आप वैसा वैसा मेरे साथ करते जाना। ठीक है, देन एंड में कुछ अगर डाउट हुआ तो पूछना। मेरे साथ पढ़ना है, मेरे आगे पढ़कर
खुद इंटरप्रेट करके काम नहीं चालू कर देना, ठीक है? सो मेरे साथ साथ पढ़ना, ओके? इलस्ट्रेशन 2। जिनको पहले से पार्टनरशिप का ज्ञान है वो ज्ञान अपने भीतर रखेंगे, ठीक है? अभी एकदम विथ मी टोटली विथ मी। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2। कोई भी डाउट होगा वो एकदम लास्ट में पूछना है, एकदम लास्ट में। Their balance sheet as on 31st March 2022 is given below। लाइबिलिटीज एंड एसेट साइड अपने को दिया हुआ है 31st मार्च 2022 के बैलेंस शीट का। ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट में, ए के कैपिटल अकाउंट में 2 लाख, बी में 1 लाख। देन ऑन 1st April 2022 they admit C on the following terms। क्या टर्म्स है? 1, C will bring rupees 50,000 as capital। We know how to do the treatment। Bank account debit to C's capital 50,000। फोन्स देखो, इधर में देखो। माई फोन इज इन विच मोड? नहीं तो अभी करो उसको। You check my phone is in which mode? Check and tell me। फ्लाइट मोड में, ठीक है ना? So before I tell anything to do, I practice that। Otherwise I have no rights to say it। Okay? तो साइलेंट भी नहीं है। It's in total flight mode, means total no disturbance। Okay, so rupees 10,000 for goodwill for 1/5 share। इससे क्या समझ में आ रहा है? This is C's a share of goodwill or this is goodwill of the firm? Rupees 10,000 for goodwill for 1/5 share। बोलो। C is a share of goodwill, ठीक है? C is a share of goodwill is 10,000। तो वो इन कैश लेकर आ रहा है या इसका कैपिटल एडजस्टमेंट करना है? इन कैश लेकर आ रहा है। विल ब्रिंग रुपीज 50,000 एज अ कैपिटल एंड रुपीज 10,000 फॉर गुडविल, यानी 10,000 वो कैश में लेकर आ रहा है एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये रुपया किसको चला जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए एंड बी, बिकॉज दे आर सैक्रिफाइसिंग दे शेयर फॉर सी, ठीक है? तो किस रेशियो में जाएगा ये रुपया? इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है? अब क्वेश्चन को जब हम पूरा रीड करेंगे, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट मिलने जा रहा है इस क्वेश्चन से, ठीक है? क्वेश्चन को अभी हमने पूरा रीड नहीं किया, बट एक बार के लिए मेरे पर विश्वास करो। क्वेश्चन को जब हम पूरा रीड करने जाएंगे तो क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। दूसरा, क्वेश्चन में कहीं पर भी ए और बी ने अपने शेयर में से कितना कितना सैक्रिफाइस किया है वो भी नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या दो चीज नहीं दिया हुआ है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, एंड जो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है वो भी नहीं दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन में ना एनपीएसआर है ना सैक्रिफाइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। सो इन दिस स्पेशल circumstances, when the question is silent, means question does not have any information with respect to new profit sharing ratio or sacrificing ratio, then in that case the old ratio between the old partners will be the sacrificing ratio। ठीक है? इसके पीछे मैथ्स है, ठीक है? वो मैथ्स का हिंट मैं आपको दे देता हूं, अगर करना है तो अभी करके देखो, ठीक है?
ठीक है, तो लिखो करो। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। फटाफट मेरे साथ करते जाना। ओल्ड पीएसआर इज 3:2। चलो देखो, लिखो। सी इज ए शेयर, लिखते जाओ। 1/5 है। अगर सी को टोटल प्रॉफिट्स में से 1/शेयर मिलता है, तो बाकी दो पार्टनर्स ए एंड बी के लिए कितना बचा? 4/5। लिखो बैलेंस शेयर, नेक्स्ट लाइन। बैलेंस शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। टू बी शेयर्ड, टू बी शेयर्ड, टू बी शेयर्ड between A and B in what ratio? कुछ नहीं बोला हुआ तो अपने यही समझेंगे कि ए और बी के बीच में पहले जो रेशियो था, ए और बी के बीच में, सिर्फ ए और बी के बीच का बात हो रहा है, वो आज भी कंटिन्यूड है। ये ए और बी के बीच का बात हो रहा है। तो बाकी जो बचा 4/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स है, वो ए और बी आपस में किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2। ठीक है, 3:2 था ना, 3:2। यानी ए इज ए शेयर, ए इज ए शेयर कितना हो जाएगा? 4/5 का 3/5 है ना। 4/5 का 3/5 कैलकुलेट करो। 12/25 फटाफट। बी इज ए शेयर विल बी इक्वल टू 4/5 का 2/5 विच इज इक्वल टू 8/25। ठीक है, तो सबका शेयर का डिनोमिनेटर 25 आ रहा है, तो सी से शेयर का भी डिनोमिनेटर 25 करने के लिए सी से शेयर विल बी 5/25। तो ए से शेयर इज 12/25, बी से शेयर इज 8/25 एंड सी से शेयर इज 5/25। तो लिखो एनपीएसआर, एनपीएसआर बिटवीन ए बी एंड सी is equal to 12:8:5। 12:8:5। ओके, समझ में आया? सो अब मेरे पास न्यू रेशियो मिल गया है। ठीक है, अब प्रोसेस को फॉलो करके सैक्रिफाइस निकालो फटाफट। ए इज सैक्रिफाइस, एक लाइन छोड़कर, दो लाइन छोड़कर, दो लाइन छोड़कर, ए इज सैक्रिफाइस। ओल्ड शेयर कितना था? 3/5 और न्यू शेयर इज 12/25। So 3/5 can be written as 15/25. You answer my question. 3/5 can be written as 15/25. मेरे साथ सिंक में चलो, सिंक्रोनाइजेशन। So 3/5 is 15/25. 15/25 minus 12/25 is 3/25. क्या बेटा? यही तो। How do we calculate sacrifice? Old share minus new share. Old share is 3/5 and new share is 12/25. So 3/5 can be written as 15/25 to bring the same denominator. ठीक है, हाँ? You're not in sync with me. B is the sacrifice is old share minus new share. Old share is 2/5. New share is 8/25. 2/5 can be written as 10/25. 10/25 minus 8/25 is 2/25. So देखो A is a sacrifice कितना निकला? 3/25. 2/25. So ratio between the sacrifices is 3:2. Hence proved. ठीक है, so लिखो conclusion. Conclusion. When the question does not have any information, when the question does not have any information, when the question does not have
does not have any information with regards to NPSR or sacrifice or sacrificing ratio, comma, then the old ratio, then the old PSR, between the existing partners shall be their sacrificing ratio. Okay, shall be their sacrificing ratio. ठीक है, सो 3:2. अब इसके लिए क्या एंट्री पास हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल 10,000 इंटू 3/5 कितना? 6,000 टू बीज कैपिटल 10,000 इंटू 2/5 4,000. क्लियर? तो ये अपने करेंगे, ठीक है, ये अपने डिस्कस कर लिए, इसका इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेंगे. वेट, अभी 2, 3, 4 में आ जाओ. 2, 3, 4 रीवैल्यूएशन का पार्ट है, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे, बनाओ. चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ. अकाउंट तो बेटा ठीक है, रेडी टी शेप में बनाना था अपने को. चलो आ जाओ, रेडी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स is to be made on trade receivables at the rate of 2%. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने के लिए एंट्री क्या पास होगा ना? प्रोविजन जब भी क्रिएट होता है तो प्रोविजन अकाउंट हमेशा क्रेडिट करते हैं. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी जस्ट अपने किए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. 2% किस पर कैलकुलेट करोगे? ट्रेड रिसीवेबल्स के अमाउंट पर. ट्रेड रिसीवेबल्स 25,000 है, 25,000 का 2% इज 500, राइट. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 500. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. $500. ठीक है, टिक कर दिया इसको. Inventories to be written down by 10%. This is downward revaluation. Very good. So entry is revaluation account debit to inventories account. $3,000. 30,000 का 10% is 3,000. Correct. चलो करो. So revaluation account के debit side में 2 inventories. $3,000. Perfect. Freehold premises मतलब ओनरशिप का लैंड is to be revalued at 2,40,000, यानी revalued amount is 2,40,000 after revaluation and old book value क्या है? 2 lakh. So there is a
upward revaluation. So freehold premises account debit to revaluation account. So revaluation account के बाई साइड में बाय freehold premises कितना 40,000. फ्री होल्ड मीन्स ओनरशिप, मतलब पूरा पैसा देकर लैंड खरीद लिए और इस पर कोई अपने लोन भी नहीं लेके रखा हुआ है. दैट्स फ्री होल्ड प्रेमिसेस. प्लांट का रीवैल्यूड अमाउंट इज, अब इंग्लिश कैच करना, कई बार इन लोग जानबूझकर एक ही स्टेटमेंट में एट देता है बाई देता है. एट का मतलब रीवैल्यूड अमाउंट इतना है, बाय का मतलब रीवैल्यूएशन इतना से हुआ है. ठीक है, तो देगा इन लोग, डेफिनेटली देगा. एग्जाम इज टू टेस्ट यू. सो प्लांट एट रुपीज 35,000, प्लांट का ओल्ड बुक वैल्यू इज 40,000, सो देर इज डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन. कितना 5,000. तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी, हाउ मच 5,000. ओके. फर्नीचर 25,000. फर्नीचर का रीवैल्यूड अमाउंट इज 25,000, ओल्ड बुक वैल्यू इज 20,000, so there is upward revaluation. अपवर्ड रिवैल्यूएशन. तो कौन सा साइड, टू या बाई साइड? बाई साइड. बाई फर्नीचर. 5,000. एन ऑफिस इक्विपमेंट 27,500. ऑफिस इक्विपमेंट का ओल्ड बुक वैल्यू इज 25,000, सो देर इज अपवर्ड रिवैल्यूएशन. टू और बाई, बाई साइड कत 2,500. और कुछ है? नहीं है. ठीक है सर, इसके नीचे देख लीजिए, नहीं देखना, यहीं तक. ठीक है, ओके. सो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया. अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे. बैलेंस करके वी शैल फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा वो पूरे अमाउंट को देखकर पता चल रहा है. तो ये किसको जाएगा? ऑल पार्टनर्स ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो विच इज 3:2. सो रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड का टोटल बताओ. 47,500. अब माइनस करो डेबिट साइड का अमाउंट को. 39,000. ओके, 39,000 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया. सो ऐसे करके लिखो, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ए एंड बी. ए का शेयर बताओ. 39,000 इंटू E 3 by बाई 3, कितना अमाउंट? 23,400. B का 15,000. बी का बताओ. 15,000. 15,600. ओके. ठीक है, अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट में से पर्दा उठा रहे हैं, कर्टन रेजर. फिर से बोल रहा हूं, जिनके पास पार्टनरशिप का पहले से बहुत ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, रखो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अभी बांटना मत, अभी बांटने का सही समय नहीं है. जो डाउट है मन में उत्पन्न हो रहा है, संयम रखते हुए क्लास के एंड में पूछें.
संयम का मतलब में डाउट हो गया। मतलब क्या था, मीन्स पेशेंस, धैर्य। बांग्लाते की बोले? हाँ, धोरी जो, दो ही जो, ना दो, दो ही जो, धोरी जो। अच्छा, धीरज। ओके, धीरज। ओके, चलो। हाँ। ओके, अब पॉइंट 5 में आ जाओ। पार्टनर्स अग्रीड। अब इस केस में बता, पार्टनर्स मतलब इधर में पार्टनर्स अग्रीड। हु आर द पार्टनर्स? ए, बी एंड सी। अभी पार्टनरशिप में कौन आ गया है? सी भी आ गया है। तो ये जो पार्टनर्स अग्रीड है, हु आर द पार्टनर्स? ओनली ए एंड बी और ए, बी एंड सी? ए, बी एंड सी। सो ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। ये क्वेश्चन बोला नहीं, अपने को समझना पड़ेगा बिकॉज एडमिशन हो रहा है। सब जो भी अग्रीमेंट होगा वो तीन पार्टनर्स के बीच आपसी सहमति से होगा। सो पार्टनर्स अग्रीड दैट द वैल्यूज of the assets and the liabilities remain the same, and as such there should not be any change in their book values as a result of the above mentioned adjustments। यानी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया वो बेकार हो गया है। रुक जा अभी, मतलब मन में आ रहा है उसको काट दे, नहीं। ठीक है, तो पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया? पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया, रिवैल्यूएशन होने से होता क्या है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का बुक वैल्यू चेंज हो जाता है। बट सारे पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, दैट द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज रिमेन्स द सेम, यानी चेंज नहीं होना चाहिए वो। एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ ऊपर में ऑफ द अबव, यानी ऊपर में पॉइंट 2, 3, 4 मेंशन्ड एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स मींस चेंज। समझ में आया? क्लियर है? तो यानी ऊपर में जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, दैट वाज अ sheer वेस्टेज ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द थ्री पार्टनर्स। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? हम लोग बिल्कुल उसमें उसको क्रिस क्रॉस नहीं करेंगे, उसमें वाइटनर वाइटनर कुछ नहीं लगाएंगे। अकाउंट्स में अगर मेरे को कोई चीज कैंसल आउट करना होता है तो कैंसल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका रिवर्स कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एक लाइन टानेंगे, नीचे में एक लाइन टानेंगे एंड ऊपर में जो किया था उसका उल्टा कर देंगे। यानी ऊपर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो है वो अब क्रेडिट साइड में आ जाएगा, एंड क्रेडिट साइड में जो है वो अब डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? करो उसको फटाफट। Sir, how we will write the profit? मैंने बोला मेरे साथ चलो पढ़ना, ठीक है। ये भी बोला कि जो भी डाउट है वो एकदम लास्ट में पूछ, एकदम मेरे साथ चलना। नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होना चाहिए भी, इस बीच पूरा फ्लो ठीक जाए। Yes. ठीक है, सो अब बताओ, अगर हमने ऑपोजिट कर दिया है तो अब इन दिस केस क्या होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के जगह आ जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस। वेट, वेट। ठीक है, सो इसमें अपने लिखेंगे, लाइन वाइन मत टानना, सिंपली जैसे मैं कर रहा हूं वैसे मेरे साथ करो।
बाई रीवैल्यूएशन लॉस। हाउ मच? 39,000 सेम अमाउंट का आएगा, बिकॉज आपने सिंपली उसको रिवर्स ही किया है। सो देखो, ऐसा करने से क्या हुआ, किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज के बुक वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज रीवैल्यूएशन के कारण जो ऊपर में हमने चेंज किया था वो अब नीचे में रिवर्स कर दिया है। सो द एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यूज में अब कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सो रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है। अब ये जो उल्टा करने का काम किया हमने, इसमें कौन से पार्टनर्स का सहमति था? तीनों पार्टनर्स का सहमति था। तो मेरे को बताओ, ये जो रीवैल्यूएशन लॉस 39,000 का हुआ है, ये रीवैल्यूएशन लॉस को शेयर, अगर ये काम तीनों पार्टनर्स के सहमति से हुआ, तो रीवैल्यूएशन लॉस को शेयर भी तीनों पार्टनर्स ही करेंगे इन देयर न्यू पीएसआर। तीनों के पार्टनर्स के बीच में तो शेयर इज न्यू पीएसआर। सो अब ए बी सी में हम ये रीवैल्यूएशन लॉस को बांटेंगे इन देयर न्यू पीएसआर, बिकॉज ये रिवर्स करने का काम तीनों पार्टनर्स के सहमति से हुआ। तो रिवर्स करने के कारण अगर रीवैल्यूएशन लॉस आया है, तो ये तीनों पार्टनर्स शेयर करेंगे इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, विच इज 12:8:5। सो बांटो इस रेशियो में, बताओ तीनों पार्टनर्स का शेयर कितना हुआ? बोलो। ओए, बोलो पढ़ना, बोलो फटाफट अमाउंट बोलो। सर ए का है 18,720। ये तो अपने वैसे करेंगे ना, देखो 39,000/25 इक्वल टू प्रेस किया, वैसे किया, फिर इंटू 12 किया, तो पहला वाला आ गया 18,720। देन सिर्फ 8 इक्वल टू प्रेस करना है, तो आ जाएगा 12,480। 5 इक्वल टू प्रेस करना है, तो आ जाएगा 7,800। एंड अब जीटी प्रेस करेगा ना, जीटी प्रेस करना भी, जीटी प्रेस करने से आपको 39,000 आ जाएगा। 39,000 इंटू 12, 39,000/25 इंटू 12 किया, इक्वल टू प्रेस, देन 8 इक्वल टू प्रेस, देन 5 इक्वल टू प्रेस, जीटी करो, 39,000 आ रहा है। मेरे साथ करो, 39,000 डिवाइडेड बाई 25, रुक जाओ, 25 इंटू 12 इक्वल टू प्रेस करो, 18,720 आया। 8 इक्वल टू प्रेस करो, 12,480 आया। 5 इक्वल टू प्रेस करो, 7,800 है। अब जीटी प्रेस करो। आप ऑल क्लियर नहीं किया ना पहले, तो वो तो हिस्ट्री भी ऐड हो जाएगा। करो, यही तो आया। करो करो करो, चलो अब करो। इक्वल टू क्यों किया? 39,000/25 इंटू 12 इक्वल टू, जितना जो जो इक्वल टू में आया ना वो ऐड हो जाएगा ना जीटी में, तो उसका तो 1560 भी ऐड हो गया। हाँ, आ गया ना? करेक्ट। ग्रैंड टोटल में क्या आता है? इक्वल टू, जो इक्वल टू प्रेस करके जो आंसर्स है ना उसका टोटल होता है। শুনছই না তো, নিজে একটা একটা কল্পনা, কি বলবো আমি। 39,000/25 into 12 equal to
8 इक्वल टू 5 इक्वल टू GT प्रेस करो। ठीक है, अभी इस क्लास के बाद डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, ये आया। अब रीवैल्यूएशन लॉस तीनों पार्टनर्स ने शेयर किया है, तो इसके कारण तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोलो क्या हो जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। लॉस के कारण हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, बिकॉज लॉस। करेक्ट। सो लॉस के कारण कैपिटल अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, कैपिटल डिक्रीज डेबिट, बिकॉज लॉस को हम लोग कैपिटल से माइनस करते तो कैपिटल डिक्रीज डेबिट। ठीक है, एंड ऊपर में जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया था वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना अभी क्या हुआ। हम्म हम्म यानी ये वाला जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, प्रॉफिट है तो ऐड होगा, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट। अब नीचे वाले पोर्शन में रीवैल्यूएशन लॉस आया, लॉस को अपने कैपिटल से माइनस करते हैं, माइनस करने का मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द नेट इफेक्ट ऑन कैपिटल। करो, लिखो। अब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने, विथ मी, सिंक, है ना? ओके, लिखो नेट इफेक्ट ऑन कैपिटल। ए बी सी ऐसे बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। सो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलो ऐड होगा ना, 23,400 एंड हेल्प मी विद द अमाउंट, 15,600। एंड रीवैल्यूएशन लॉस शो नेक्स्ट पोर्शन में आया, रिवॉल्यूशन अकाउंट के नेक्स्ट पोर्शन में आया, लॉस को अपने कैपिटल से माइनस, तो माइनस। सही चल रहा है अपने, 1248। ओके, सो नेट इफेक्ट बताओ, 23,400 माइनस 18,720, 4680, 15,600 माइनस 12,480, 3120, और ये माइनस 7,800। देखो प्लस इक्वल टू माइनस हुआ, समझ में आया? 7680, कैलकुलेटर क्विक, 7680 प्लस 3120, 7,800 आया कि नहीं आया? आया। अब देखो, तो ए का कैपिटल अकाउंट नेट में क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट, बिकॉज प्लस में आया ना, कैपिटल प्लस यानी क्रेडिट। बी का कैपिटल नेट में क्या हो रहा है, क्रेडिट, बिकॉज बी के केस में भी प्लस 3120 आया, जाने बोलो समझ में आया? सी के केस में बता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये हो रहा है। तो इसके लिए अगर मेरे को एंट्री पास करना है, हम लोग क्या एंट्री पास कर सकते हैं बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट
C's capital account debit 7,800 to A's capital account 4680 to B's capital account 3120. क्लियर? तो हमने नेट इफेक्ट ऑन कैपिटल को निकाल लिया एंड इसके लिए एंट्री भी पास किया। नहीं रुको, अभी डाउट्स एकदम एंड में। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,800 टू एस कैपिटल 4680 टू बीस कैपिटल 3120 हुआ ये। अच्छा नाउ मेरे साथ चलना एकदम। अच्छा ये जो ऊपर में पूरा रीवैल्यूएशन हमने किया, पहले रीवैल्यूएशन जैसे करना था वैसे किया, फर्स्ट पार्ट में नॉर्मल रीवैल्यूएशन जैसे करते वैसे किया। सेकेंड पार्ट में पूरा रीवैल्यूएशन को हमने रिवर्स कर दिया, सेकेंड पार्ट में रिवर्स कर दिया। तो ये रीवैल्यूएशन रिवर्स करने से कैंसिल आउट हो गया, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बुक्स वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रीवैल्यूएशन करने का सच कोई इफेक्ट बुक्स में नहीं आया, बिकॉज एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो ये मेरा, तो इस अकाउंट के कारण एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बुक्स वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये मेरा अकाउंट है भी या नहीं? नहीं है, ये अकाउंट नहीं है, ये क्या है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को हम लोग मेमोरेंडम भी बोलते हैं। सो दिस इज मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। याद करो, कुछ 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 दिस इज मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। समझ में आया? मेरा स्टाइल समझ में आ रहा है? स्टाइल ऑफ टीचिंग मैंने पहले से नहीं बताया कि हम लोग मेमोरेंडम बना रहे हैं, बनाकर आप लोग से बुलवाया कि अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को हम मेमोरेंडम भी बोलते हैं। तो दिस इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, यानी अ स्टेटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। ये अकाउंट नहीं, बिकॉज इस अकाउंट का बुक्स में कोई इफेक्ट ही नहीं है। क्लियर? ये पहला अंडरस्टैंडिंग हमने लिया। नेक्स्ट, अभी एक मैजिक करके देखो। नहीं, मैजिक करने से पहले, मैजिक देखने से पहले, एडमिशन में, ये जो एडमिशन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन है गेनिंग पार्टनर, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? सी गेनिंग है, सी न्यू पार्टनर है गेनिंग, एंड ए और बी सैक्रिफाइसिंग है। तो इस एंट्री में क्या हो रहा है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो रहा है, वही हो रहा है। ठीक है, अब मैजिक को देखना। रीवैल्यूएशन का अमाउंट 39,000 आ रहा है, ठीक है, 39,000 आया। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है वो बताओ? 5/25। ये 39,000 में सी का शेयर कितना है? 5/25 निकालो, 5/25 कितना आएगा? 7,800 आएगा। ये ऊपर में कैलकुलेट किया। अब ये 7,800 को ए और बी के बीच में बांटो इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो 7,800 इंटू 3/5, 4680, एंड 7,800 इंटू 2/5 इज इक्वल टू 3160, 3120। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट with C's share in revaluation to
sacrificing partners capital account in their sacrificing ratio. समझ में आया? ये ही हुआ. अब मेरे को इसका लॉजिक बताओ. फाइनल कंक्लूजन एंड देन वी कॉल इट अ डे. बोलो फाइनल कंक्लूजन बताओ, इसका लॉजिक बताओ. मजा नहीं आया? वो तो हो रहा है, इसका लॉजिक बताओ. कॉन्सेप्ट. हाँ बोलो बोलो. You tell whatever is in your mind. If you want comfortable in Bangla, tell. I'll understand. He'll also understand. तो बांग्ला আছে बोलो. और इसको डिटेल में इलैबोरेट करके बताओ. ইলাবোরেট এন্ড টেল মি. সেটা তো আমি দেখতে পাচ্ছি, কেন হচ্ছে এটা? কারণ কি? তাহলে तब सारे आंसर्स को मैं एक साथ क्लब करके बोल रहा हूँ. ऑल हैव पार्टिसिपेटेड वेरी नाइसली, आई एम वेरी हैप्पी. तो सबको मैं एक साथ क्लब करके बोल रहा हूँ. तीनों पार्टनर्स ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूज को चेंज करना है या नहीं करना है? नहीं करना है. नहीं करना है. यानी रीवैल्यूएशन का इफेक्ट डालना है या नहीं डालना है? नहीं डालना है. तो कल को सी के एडमिशन के बाद रीवैल्यूएशन होता है. कल को अगर सी के एडमिशन के बाद रीवैल्यूएशन होता है तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा. बिकॉज हमने जब पहला रीवैल्यूएशन किया था तो उसमें रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया. तो कल को अगर सी का एडमिशन के बाद रीवैल्यूएशन होता है, सी के एडमिशन के बाद रीवैल्यूएशन होता है, तो 39,000 का रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा. उसमें सी को भी शेयर मिल जाएगा. सी को कितना शेयर मिलेगा? 7,800. जबकि पूरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट किसको जाना चाहिए? एज पर रूल्स ए एंड बी को. तो अगर सी के एडमिशन के बाद रीवैल्यूएशन होता है तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 39,000 का आएगा, जिसमें सी का शेयर होगा 7,800. जबकि सी को इस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलना चाहिए. नहीं मिलना चाहिए. मिलना किसको चाहिए? ए एंड बी को. तो एडमिशन के बाद अगर रिवैल्यूएशन होता है तो सी को मिल रहा है, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो सी क्या कर रहे हैं? कॉम्पेंसेट कर रहा है ए और बी को अप फ्रंट पहले से. तो ए और बी जितना जितना अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी उनको वो कॉम्पेंसेट कर रहा है. ठीक है? ताकि बाद में जाके देयर इज नो चैचा मीची. क्योंकि सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे. बट नहीं करने से क्या हो रहा है? ए एंड बी को एक हिडन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट दिखाई दे रहा है. तो उन लोग नहीं चाहेगा कि रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में सी को शेयर मिले. क्योंकि अगर एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने रीवैल्यूड अमाउंट्स में नहीं रखते इन द बैलेंस शीट, वैल्यूज को चेंज नहीं करते इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो सी के एडमिशन के बाद अगर रीवैल्यूएशन होता है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 39,000 का आएगा, जिसमें सी को भी शेयर मिल जाएगा. तो ए और बी चाहता है सी अपना शेयर पहले से हमें लाकर दे दे, हमें कंपेंसेट कर दे. बिकॉज सी को शेयर मिलेगा तो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो ए और बी को अपने सैक्रिफाइस के लिए सी से कंपेंसेशन चाहिए.
ARB को पहले से दिखाई दे रहा है कि देयर इज अ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 39,000। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज का वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, टर्मिनेशन के बाद 39,000 के प्रॉफिट में सी को भी शेयर मिल जाएगा, ए एंड बी का शेयर कम हो जाएगा। तो ए और बी को कॉम्पेंसेशन चाहिए अपने लॉस ऑफ शेयर के लिए फ्रॉम सी। तो सी इज कॉम्पेंसेटिंग। तो सी अपने कैपिटल में से 7,800 काट कर ए एंड बी को दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ओके, क्लियर है? नाउ एनी डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक? हाँ, क्लियर ना? तो अपने इस सम को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास करेंगे, फिनिशिंग टच नेक्स्ट क्लास देंगे। तो नेक्स्ट क्लास आने से पहले इलस्ट्रेशन 1 एंड स्पेशली इलस्ट्रेशन 2 को पूरा रिवाइज करके आना है ना? आना है ना? सबको आना है? ठीक है, क्लियर है? तो इस सम को हम नेक्स्ट क्लास पूरा कंप्लीट कर देंगे। फाइनल टच ही बचा हुआ है, उसको नेक्स्ट क्लास करेंगे, बट आने से पहले रिवाइज करके। ठीक है, चलो देन अपर्णा, आपको कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ठीक है, चलो देन दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय।